अभी तक आपने सुना। ऋषभ ने देखा इंदिरा जी की आंखों में आंसू थे। इंदिरा जी ने अपनी आंखों से आंसू पोंछे और वहां से चले गए। माही भी उन्हें अपने और ऋषभ के रिश्ते को समझाने के लिए उनके पीछे चली गई। ऋषभ के कानों में इंदिरा जी के कहे शब्द गूंज रहे थे। उसने एक बार अमता की ओर देखा, जो बेसुध सी सोफे पर बैठी थी। ऋषभ को आज पहली बार बहुत हीनता का एहसास हो रहा था। उसे कोई हक नहीं था ऐसे माँ बाप का दिल तोड़ने का। सोचते हुए ऋषभ वहां से बाहर निकल गया। माही जब तक वापस आई, ऋषभ वहां से जा चुका था। माही की आंखों में आंसुओं की बूंदें उभर आई। ऋषभ के जाने के बाद माही अपने पापा के पास आई और गुस्से से भरकर कहा, आपने ऐसा क्यों किया डैड? री चला गया, जाने दो उसे माही। इंदिरा जी ने भी गुस्से से कहा, आई लव हिम, प्यार करती हूँ मैं उससे, मैं उसके बिना नहीं रह सकती डैड। माही ने चीख कर कहा, ये प्यार नहीं, सिर्फ तुम्हारा पागलपन है माही। अपने आकर्षण को तुमने प्यार समझ लिया है। ये सब करने से पहले तुमने एक बार भी अपनी माँ के बारे में नहीं सोचा, मेरे बारे में नहीं सोचा। तुम्हारी और उसकी उम्र में कितना फर्क है, जानती भी हो तुम? इंदिरा जी की आवाज गुस्से में कांपने लगी थी। आई डोंट केयर डैड, मैं उससे प्यार करती हूँ और वो भी मुझसे बहुत प्यार करता है। इट्स नॉट अट्रैक्शन डैड, इट्स लव। माही ने बहस जारी रखी। वो तुमसे प्यार नहीं करता है माही, वो सिर्फ तुम्हारे अकेले होने का फायदा उठा रहा है। अमता ने अंदर आते हुए कहा। अमता की बात सुनकर माही उनके पास आई और कहा, नो मम्मा, ऐसा नहीं है री, वो भी मुझसे बहुत प्यार करता है। वो बहुत अच्छा इंसान है मम्मा। तुम्हें आखिर समझ क्यों नहीं आ रहा है कि वो तुम्हारे लिए सही नहीं है? इंदिरा जी ने माही की बाह पकड़कर उसे अपनी ओर खींचकर कहा। बट वाई? माही की आंखों में आंसू झलक आए। क्योंकि वो तुम्हारे पापा की उम्र का है बेटा। अगर बाहर लोगों को पता चला तो समाज में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? लोग थूकेंगे हम पर, कैसी कैसी बातें बनाएंगे, इसका अंदाजा भी नहीं है तुम्हें। तुम्हारे पापा की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी बेटा। अमता ने माही को समझाते हुए कहा। तुम्हारी माँ सही कह रही है माही, वो आदमी तुम्हें धोखा दे रहा है। तुम्हारा फायदा उठाकर वो तुम्हें छोड़कर चला जाएगा। इंदिरा जी ने कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है पापा, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं पापा, मैं उनके बिना नहीं रह सकती पापा। माही ने रोते हुए कहा। इंदिरा जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो माही को कैसे समझाएं। हालात बहुत नाजुक थे और ऐसे में माही के साथ किसी भी तरह की जबरदस्ती उन्हें नुकसान पहुंचा सकती थी। इंदिरा जी कुछ देर शांत रहे और फिर कहा, अगर ऐसा है तो वो तुम्हें छोड़कर क्यों गया? मैं तुम्हें एक हफ्ते का वक्त देता हूँ माही। उस एक हफ्ते में तुम उस आदमी से किसी भी तरह का कोई कांटेक्ट नहीं करोगी। अगर वो आया तो मैं तुम्हें उसके साथ जाने से नहीं रोकूंगा, पर तब तक तुम्हें उससे दूर रहना होगा। सुना था प्यार में इम्तिहान होते हैं और मैं उसके लिए हर इम्तिहान देने को तैयार हूँ पापा। माही ने अपनी भीगी पलकों से इंदिरा जी की ओर देखते हुए कहा और वहां से चली गई। माही अपने कमरे में आई और फुट फुट कर रोने लगी। ऋषभ से दूर होना उसके लिए मरने जैसा ही था, लेकिन उसे पाने के लिए वो अपने माँ बाप का दिल कैसे दुखा सकती थी? माही ने मन ही मन फैसला किया कि वो ऋषभ के आने का इंतजार करेगी। आपने ये कैसी बात कह दी माही से? क्या आप हमारी बच्ची को ऐसे ही उस आदमी के साथ चले जाने देंगे? अमता ने आंखों में आंसू भरकर इंदिरा जी से कहा। इंदिरा जी अमता के पास आए और उसके कंधे को थाम कर कहा, अम्मू, मुझे पूरा यकीन है ऋषभ यहाँ वापस नहीं आएगा। माही को उससे लगाव हो गया है, जिसे वो प्यार समझ रही है। कुछ दिन उससे दूर रहेगी तो ये लगाव अपने आप कम हो जाएगा। धीरे धीरे वो उसे भूल जाएगी, भरोसा रखो। मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं हमारी बेटी ने कुछ। अमता रोने लगी। सब ठीक हो जाएगा अम्मू, तुम चिंता मत करो। हाँ, माही का ख्याल रखो, इस वक्त उसे तुम्हारी जरूरत है, इंदिरा जी ने कहा। ऋषभ वापस ऊटी पहुंचा। रास्ते भर वो माही के बारे में सोचता रहा। उसने माही को फोन करने का सोचा, लेकिन उसकी वजह से कहीं परेशानी ना बढ़ जाए सोचकर नहीं किया। ऋषभ स्टेशन से बाहर आया। उसका चेहरा उतरा हुआ था और आंखें थकी हुई लग रही थी। उसका मन बहुत उदास था। ऋषभ ने ऑटो वाले से अपार्टमेंट चलने को कहा, लेकिन ऋषभ ये नहीं जानता था वहां उसे एक बार फिर समाज के लोगों का सामना करना है। उदास आंखों से वो रास्ते को देखता जा रहा था। ये वही रास्ते थे जहां से कभी वो माही के साथ गुजरा था। दरअसल ऋषभ के परिवार के लोग उसे घर ले जाने के लिए ऊटी आए थे, लेकिन ऋषभ उन्हें नहीं मिला। पर ऋषभ की खबरें सोसाइटी वालों ने खूब नमक मिर्च लगाकर उन्हें बताई। ऋषभ के दोनों भाइयों का सर शर्म से झुक गया। भाइयों की पत्नियों ने ताने मारने शुरू कर दिए और ऋषभ की माँ वो निढाल सी एक कोने में बैठकर अपनी परवरिश को कोसने लगी। सोसाइटी वाले ऋषभ और माही के बारे में जितना बुरा बोल सकते थे, उन्होंने घर वालों से कहा।
आने दो भाई साहब को, मैं तो समझता था वो अकेले हैं, उन्हें हमारे साथ की जरूरत है, लेकिन नहीं, वो तो यहाँ गुलछर्रे उड़ा रहा है। ऋषभ के भाई सुजीत ने कहा, मुझे तो उन्हें अपना भाई कहने में भी शर्म आ रही है। जब रिश्तेदारों को पता चलेगा तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी। छोटे भाई कल्पेश ने बिगड़ कर कहा, मैं तो कहती हूँ यहाँ से चलिए, अब क्या बाकी रह गया है यहाँ रुकने को। भाई साहब की तो कोई इज्जत नहीं है, पर हमारी तो है, सुजीत की पत्नी ने कहा। बुढ़ापे में अय्याशी करने का खुमार चढ़ा है उन्हें, अगर इतना ही था तो शादी क्यों नहीं की, कम से कम ये दिन तो नहीं देखना पड़ता। छोटी बहू ने कहा, बस करो तुम सब के सब, ऋषभ ने जो किया वो क्या कम था जो तुम सब अब ये सब कह रहे हो। मेरी ही परवरिश में कहीं खोट थे जो आज उसने मुझे ये दिन दिखाया, इससे तो अच्छा मैं मर जाती। कहती हुई बूढ़ी माँ रोने लगी। सुजीत ने उन्हें संभाला। सभी गुस्से से भरे ऋषभ के आने का इंतजार करने लगे। भैया, मुझे नहीं लगता वो आएंगे, हमें अब चलना चाहिए, कल्पेश ने घड़ी देखते हुए कहा। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। सबकी नजर उस ओर गई। सामने ऋषभ खड़ा था। सबको अपने फ्लैट में देखकर ऋषभ हैरान हो गया। वो जैसे ही अंदर आया, सुजीत गुस्से में उसके पास आया और कहा, मैं पूछता हूँ आखिर यहाँ क्या हो रहा है? हमारी पीठ पीछे आप ये सब कर रहे हैं, आपको जरा भी शर्म नहीं आई? हमें तो सोच कर ही शर्म आ रही है कि आप हमारे बड़े भाई हैं, कल्पेश ने कहा। आखिर मैंने किया क्या है? ऋषभ ने हैरानी से दोनों के मुंह देखते हुए कहा, ये लो, 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। भाई साहब को तो पता भी नहीं है इन्होंने किया क्या है। छोटी बहू ने मुंह बनाते हुए कहा, अरे मिट्टी मिला दी है खानदान की इज्जत आपने, हमें समाज में कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा है, सुनीता ने कहा। ऋषभ अब भी नहीं समझ पाया कि सब उससे किस बारे में बात कर रहे हैं। तभी सुजीत ने कहा, शर्म नहीं आई आपको अपनी बेटी की उम्र की लड़की से रिश्ता रखते हुए? आखिर ऐसा क्यों किया आपने? ऋषभ खामोश हो गया। सुजीत की पत्नी आगे आई और कहा, इन्हें क्या फर्क पड़ता है, इनकी तो कोई इज्जत है नहीं, ना ही कोई परिवार है। बिरादरी में नाक कटवा दी है इन्होंने हमारी। हाँ दीदी, अब तो डर लगने लगा है, हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, कल को इनके बारे में सुनेंगे तो क्या असर पड़ेगा उन पर, छोटी बहू ने कहा। ऋषभ खामोश खड़ा अपमान की घूंट पीता रहा। कल्पेश ने ऋषभ की ओर नफरत भरे अंदाज में देखा और कहा, अरे ये तो बेशर्म ही है, और इनसे भी बेशर्म है वो लड़की जिसने इनका साथ दिया है। बस बहुत हो गया, खबरदार जो माही के बारे में एक और लफ्ज अपनी जबान से कहा तो मैं भूल जाऊंगा तुम मेरे भाई हो, ऋषभ ने गुस्से से कहा। ओ, तो अब वो लड़की आपके लिए इतनी ज्यादा जरूरी हो गई, सुजीत ने कहा। तुम लोग मेरी बात सुनो, मैं समझाता हूँ सर, ऋषभ ने आराम से कहा। क्या समझाएंगे आप? एक लड़की के साथ आपके नाजायज संबंध है, ये समझाएंगे आप? कल्पेश ने चिल्लाकर कहा। कल्पेश, कहते हुए ऋषभ ने कल्पेश की ओर हवा में हाथ उठाया, लेकिन बीच में ही रुक गया। उसकी आंखों में गुस्से के भाव साफ साफ नजर आ रहे थे। रुक क्यों गए? मारिए, उठाइए हाथ। उस लड़की के लिए आप अपने भाई पर हाथ उठा रहे हैं? कल्पेश ने कहा। अरे चलिए यहाँ से, इनसे क्या बात करनी है? आप खाम का तमाशा बनाकर रख दिया इन्होंने लोगों के सामने हमारा, सुनीता ने कहा। सुजीत और कल्पेश नफरत से ऋषभ को घूरते हुए अपनी अपनी पत्नियों के साथ बाहर निकल गए। ऋषभ अपनी माँ के सामने आया और जैसे ही कुछ कहना चाहा, उन्होंने हाथ आगे कर ऋषभ को बोलने से रोक दिया और कहा, तुम्हारे भाइयों ने जो कहा क्या वो सच है? आप मेरी बात तो सुनिए, मैं समझाता हूँ, ऋषभ ने बच्चे की तरह तड़प कर कहा। मैंने जो पूछा है उसका जवाब दो ऋषभ, तुम्हारे भाइयों ने जो कहा क्या वो सच है? माँ ने सख्त लहजे में कहा। हाँ, ऋषभ ने धीरे से कहा। माँ ने एक थप्पड़ ऋषभ के गाल पर मारा और आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने ये सही नहीं किया ऋषभ, आज के बाद मेरे सामने मत आना, वरना मेरा मरा मुंह देखोगे। मेरी बात तो ऋषभ ने कहना चाहा, लेकिन माँ वहां से निकल गई। ऋषभ घुटनों के बल वहीं गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू लगातार बहते रहे। उसने अपना चेहरा अपने हथेलियों में छुपा लिया और फूट फूट कर रोने लगा। किसी से प्यार करने की उसे ये सजा मिलेगी उसने कभी सोचा भी नहीं था। माई उसके साथ नहीं थी, परिवार भी छोड़कर जा चुका था, लेकिन उससे नफरत करने लगे थे। ऋषभ उठा, उसने दरवाजा बंद किया और जाकर बिस्तर पर गिर गया। मन भावनाओं से उलझा हुआ था। क्या सही था क्या गलत कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक तरफ माही का प्यार था तो दूसरी ओर समाज, परिवार और रिश्तेदार। ऋषभ की भावनाएं भले गलत ना हो, पर माही से उसका रिश्ता हर किसी की नजर में गलत था। दोपहर से शाम हो गई। ऋषभ निढाल सा यूं ही बिस्तर पर पड़ा रहा। शाम होने पर वो उठा, मुंह धोया और बालकनी में आकर सिगरेट जला ली।
ऋषभ की नजर नीचे घूम रहे लोगों पर पड़ी। उसे लगा जैसे वो सब उसे ही देख रहे हैं, उससे पूछ रहे हैं कि आखिर उसने समाज के खिलाफ जाकर अपने से कम उम्र की लड़की से प्यार करने की जरूरत कैसी थी। ऋषभ कदम घुटने लगा। उसने सिगरेट बुझाकर फेंक दी और वापस अंदर चला आया। उसने कपड़े बदले और बाहर निकल गया। जैसे ही लिफ्ट के सामने आया, सोसाइटी के कुछ लोग वहां खड़े थे। ऋषभ को देखते ही उन्होंने ऋषभ पर फप्तियां करना शुरू कर दिया। ये लोग आ गए हमारे अपार्टमेंट के शाहरुख खान, आहूजा जी ने कहा तो बाकी सब खी करके हंसने लगे। आहूजा की बात सुनकर ऋषभ को बहुत गुस्सा आया, लेकिन इस वक्त कुछ कहना उसने जरूरी नहीं समझा और चुपचाप खड़ा रहा। क्या जमाना आ गया आहूजा जी, लोग अपनी फिजिकल नीड्स को प्यार का नाम देने लगे हैं। भाई ऐसे प्यार करने वालों से तो मैं दूर ही रहता हूँ। क्या पता कब उन्हें हम पर प्यार आने लग जाए, शर्मा जी ने बेशर्मी से कहा। अरे शर्मा जी, ऐसे लोगों की कमी थोड़े है अपने आसपास, देख लो मिल जाएंगे, अग्रवाल जी ने कहा। ये सब मन ही मन झल्ला रहा था। वो वहां से वापस अपने फ्लैट में चला आया। गुस्सा इतना था कि ऋषभ ने अपना हाथ दीवार पर दे मारा। चोट लगी और खून बहने लगा, पर वो दर्द ऋषभ को महसूस नहीं हुआ। उससे दर्द हो रहा था अपनों की कही बातों का, समाज के बनाए घटिया रिवाजों का और अपने आसपास के लोगों की गंदी सोच का। ऋषभ की आंखें नम थी। उसकी आंखों के सामने माही का चेहरा आ गया। ऋषभ वहीं सोफे पर बैठ गया। घड़ी में शाम के 7 बज रहे थे। बाहर हल्का अंधेरा होने लगा था। कुछ देर बाद रचना खाने की प्लेट लेकर ऋषभ के सामने आई। उसने जब देखा ऋषभ के हाथ से खून निकल रहा है तो उसने खाने की थाली टेबल पर रखी और अंदर से फर्स्ट एड बॉक्स ले आई। ऋषभ शून्य में ताकते हुए बैठा जमीन को देख रहा था। ना उसे रचना के आने का एहसास था, ना ही अपने दर्द का। रचना ने डिब्बे से दवा निकाली और ऋषभ के हाथ पर लगाई। तब ऋषभ की तंद्रा टूटी। उसने सामने देखा रचना की। ऋषभ खामोशी से उसे देखता रहा। रचना ने दवा लगाकर ऋषभ के हाथ पर पट्टी बांध दी। तुम यहाँ? ऋषभ ने भारी आवाज से कहा। अंकल ये सब क्या है? आपको चोट कैसी लगी? और ये लोग आपके बारे में ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? रचना ने कहा। ऋषभ कुछ कहता इससे पहले ही अलका वहां आई और गुस्से से कहा, रचना यहाँ क्या कर रही हो तुम? मम्मी मैं तो बस अंकल के लिए खाना लेकर आई थी, रचना ने सहमे हुए स्वर में कहा। चुपचाप चलो यहाँ से, अलका ने कहा। रचना खामोशी से गर्दन झुकाकर जाने लगी तो ऋषभ ने कहा, ठहरो रचना। रचना रुक गई तो ऋषभ ने अलका की ओर देखकर कहा, बच्ची से बात करने का ये कैसा तरीका है? आप तो जानते ही हो सोसाइटी वाले आपको और माही को लेकर कैसी कैसी बातें बना रहे हैं। मैं नहीं चाहती उन बातों में मेरी बेटी का नाम भी आए, इसलिए बेहतर होगा आप रचना से दूर रहें, अलका ने कहा और रचना का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले आई। ऋषभ का दिल टूट कर बिखर गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि लोग उसे लेकर इस तरह की सोच रखेंगे। आज पहली बार ऋषभ टूट चुका था। ऋषभ नम आंखों के साथ अपने कमरे में चला गया। कमरे में आकर उसकी नजर माही की तस्वीर पर गई। ऋषभ ने उसे उठाया और लेकर बिस्तर के एक कोने पर बैठ गया। ऋषभ उस तस्वीर को नम आंखों से बड़े प्यार से देख रहा था। एक माही ही थी जिसे वो अपना कह सकता था। माही का प्यार उसे आज समझ आ रहा था। ऋषभ की आंख से आंसू निकलकर माही की तस्वीर पर आ गिरा। ऋषभ अपने एहसासों को नहीं रोक पा रहा था। वो उस तस्वीर को देखते हुए कहने लगा, तुम सही कहती हो माही, ये दुनिया, ये समाज, इस समाज के लोग ये अपने नहीं है, ना ही ये अपनी भावनाओं को समझ सकते हैं। ये बस हंस सकते हैं, ताने मार सकते हैं, दिल दुखा सकते हैं, तकलीफ दे सकते हैं, पर साथ नहीं देंगे। तुम सही थी माही, और तुम हमेशा सही होती हो, पर मैं डरता हूँ तुम्हें खोने से, इसलिए मैं चुप रहता हूँ। अपनी भावनाएं, अपने बदलते एहसास तुमसे नहीं कहता, क्योंकि मैं डरता हूँ कहीं मैं तुम्हें खुद से ज्यादा प्यार न करने लगूं। लोग अपनी जगह सही हैं, लेकिन इससे ये साबित नहीं होता कि हम या हमारा प्यार गलत है। एहसास कभी गलत नहीं होते हैं माही, ये सिर्फ वही जानता है जिसने उन्हें महसूस किया है, जिया है। तुम साथ नहीं हो, पर तुम्हारा एहसास अब भी मेरे आसपास है। मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता माही, कभी नहीं। ऋषभ की आंखें एक बार फिर नम थी। दिन गुजरने लगे। ऋषभ अब पहले से भी ज्यादा चुप रहने लगा था। ना वो बाहर निकलता, ना किसी से ज्यादा बात करता। सुजैन से भी उसने बीमारी का बहाना बना कुछ दिन की छुट्टी ले ली। एक शाम ऋषभ टेरेस पर अकेला बैठा माही की यादों से जूझ रहा था। श्रेयस वहां आया और कहा, हेलो अंकल। हेलो, ऋषभ ने कहा। आप यहाँ अकेले बैठे हैं? श्रेयस ने ऋषभ के पास बैठते हुए कहा। हाँ, किसी के अधूरे साथ से बेहतर होता है ये अकेलापन, ऋषभ ने कहा। वाओ, आप कितनी खूबसूरत बातें करते हैं। बुरा ना माने तो आपसे एक बात पूछूं? श्रेयस ने कहा। हाँ पूछो, ऋषभ ने कहा। आप माही से प्यार करते थे? श्रेयस ने कहा। तुम ये क्यों जानना चाहते हो? ऋषभ ने हैरानी से कहा। मैं कुछ दिन पहले माही से मिला था। वो आपसे बहुत प्यार करती है सर, लेकिन
श्रेयस ने बात अधूरी छोड़ दी। लेकिन क्या? ऋषभ ने कहा। लेकिन यहाँ के लोग उसे नहीं समझेंगे सर। ये समाज, ये सोसाइटी जिंदगी भर आपको इस बात का एहसास दिलाती रहेगी कि आपने अपने से कम उम्र की लड़की से प्यार किया। ऐसा ही है सर, यहाँ किसी को किसी की फीलिंग से फर्क नहीं पड़ता है, श्रेयस ने कहा। सही कहा तुमने, यहाँ किसी को किसी की फीलिंग से फर्क नहीं पड़ता है, ऋषभ ने तड़प कर कहा। श्रेयस एक बहुत ही समझदार लड़का था। उसने ऋषभ और माही के रिश्ते को बहुत करीब से महसूस करके देखा था। इसलिए वो आज ऋषभ के पास था ताकि उसे आने वाले वक्त की सच्चाई से अवगत करा सके। श्रेयस को सोच में डूबा देखकर ऋषभ ने कहा, तुम यहाँ आए हो, तुम्हारे पापा ने देखा तो नाराज होंगे तुम पर। आपके और माही के रिश्ते पर उंगलियां उठाने वाले लोगों में मेरे पापा भी शामिल है सर, और वो गलत है, मैं भी अच्छे से जानता हूँ। पर ये समाज एक भेद चाल है, एक जहां जाएगा सब बिना सच जाने उसके पीछे पीछे चल पड़ेंगे। इन्हीं लोगों की वजह से आपको कितना कुछ बर्दाश्त करना पड़ रहा है, ये मैं जानता हूँ सर। समाज एक ऐसा कुआं है जो हमें कभी अपनी हदों से बाहर निकलने नहीं देता है, श्रेयस ने गंभीरता से कहा। इतनी सी उम्र में इतनी बातें, चीजों को बहुत बारीकी से देखते हो तुम, ऋषभ ने कहा। श्रेयस मुस्कुराया और उठते हुए कहा, चलता हूँ सर, आप बहुत अच्छे हैं सर, आई रिस्पेक्ट यू, गॉड ब्लेस यू, ऋषभ ने कहा। श्रेयस जाते जाते पलटा और कहा, सर बुरा ना माने तो एक और बात कहूँ? हाँ कहो, ऋषभ ने कहा। ये समाज आपके रिश्ते को कभी नहीं अपनाएगा, यू नीड टू जस्ट गिव अप, श्रेयस ने कहा। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, ऋषभ ने कहा। क्योंकि मुझसे आपका दर्द नहीं देखा जाता है, श्रेयस ने नम आंखों के साथ कहा और तेज कदमों से वहां से चला गया। जाते जाते हुए ऋषभ की आंखें भी नम कर गया। एक हफ्ते बाद जब ऋषभ लौट कर नहीं आया तो माही बिना बताए घर से ऊटी के लिए निकल गई। वो बहुत खुश थी, आज कितने दिनों बाद वो ऋषभ से मिलने वाली थी। ऊटी पहुंचते पहुंचते शाम हो चुकी थी। माही ने ऋषभ के लिए एक गुलाबों का गुच्छा खरीदा और उसे लेकर अपार्टमेंट में पहुंची। अपने फ्लैट में आकर वो फ्रेश हुई और फिर गुलाबों वाला गुच्छा उठाए ऋषभ के दरवाजे के सामने आई। खुशी उसके चेहरे से झलक रही थी। माही ने बेल बजाने के लिए हाथ बढ़ाया लेकिन दरवाजा खुला हुआ था। माही दरवाजा धकेल कर अंदर आई। घर मंद रोशनी से भरा हुआ था। माही मुस्कुराती हुई अंदर आई। वो बेडरूम की ओर बढ़ी लेकिन उसके कदम दरवाजे पर ही रुक गए। अंदर का नजारा जब उसने देखा तो आंखों पे यकीन नहीं हुआ। सामने ऋषभ उसकी ओर पीठ किए खड़ा था। उसके सामने आधे कपड़ों ने माही की ही कोई हम उम्र लड़की थी जो मादकता से ऋषभ के नंगे बदन को चूमती जा रही थी। ऋषभ ने सिर्फ पैंट पहनी थी, ऊपर के हिस्से पर कोई कपड़ा नहीं था। उसने लड़की को अपनी बाहों में ले रखा था। माही का दिल टूट गया। उसके हाथ में पकड़ा गुलाबों का गुच्छा नीचे गिरकर बिखर गया। अपने पापा की कही बात उसके कानों में गूंजने लगी। माही की आंखों में आंसू भर आए। लड़की की नजर जब माही पर पड़ी तो उसने ऋषभ को बताया। ऋषभ पलटा, माही को देखकर हैरान हो गया। वो माही के पास आया। उसने जैसे ही कुछ कहना चाहा, माही ने एक थप्पड़ उसके गाल पर जड़ते हुए कहा, तुम सब मर्द एक जैसे होते हो, आई हेट यू, आई जस्ट हेट यू। ऋषभ नजरें झुकाए खड़ा रहा और माही वहां से चली गई। ऋषभ अपनी कहानी सुनाकर खामोश हो गया। उसने सामने बैठी सुजैन की तरफ देखा जिसकी आंखों में आंसू थे। सुजैन खामोशी से ऋषभ को देखती रही और फिर तड़प कर कहा, तुमने ऐसा क्यों किया ऋषभ? तुम्हें ऐसी हालत में देखकर उस लड़की के दिल पर क्या बीती होगी? कितना भरोसा, कितना प्यार करती थी वो तुमसे, और तुमने उसके प्यार का ये सिला दिया। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी ऋषभ। सुजैन की बात सुनकर ऋषभ मुस्कुराया और कहा, सुजैन तुम एक औरत हो ना, इसलिए ऐसा कह रही हो। एक पुरुष के मन में इस वक्त क्या चलता है तुम नहीं समझ पाओगी। मैं समझना चाहती भी नहीं ऋषभ कि तुम्हारे मन में उस वक्त क्या आया था। पर सच तो ये है कि तुमने माही का दिल और भरोसा दोनों तोड़ा है। सुजैन ने नम आंखों से ऋषभ की ओर देखकर कहा, सुजैन तुमने भी मुझे गलत समझ लिया। अक्सर हम जो देखते हैं सुनते हैं वो सच नहीं होता है, ऋषभ ने गंभीरता से कहा। मैं कुछ समझी नहीं ऋषभ, सुजैन ने हैरानी से कहा। तुम्हें कुछ बताना है सुजैन, ऋषभ ने कहा। हाँ बताओ, सुजैन ने धड़कते दिल के साथ कहा। ऋषभ ने एक गहरी सांस ली और कहना शुरू किया। माही ने जो देखा वो सच था, लेकिन उसके नजरिए से। माही से मुझे प्यार हो जाएगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। उसका नजरिया, जीने के प्रति उसकी सोच, उसका अल्हड़पन मेरी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगा, ऐसा ख्याल भी मेरे दिमाग में नहीं आया। उसके साथ रहते हुए मैं अपना अतीत, अपनी उम्र, अपना स्टेटस और अपने विचार सब भूल चुका था। वो जिंदगी को खुलकर जीती थी और सही मायने में इसे ही जिंदगी को जीना कहते हैं। बाकी हम सब तो जिंदगी काट रहे हैं। माही के साथ रहते हुए मुझे एहसास हुआ कि जिंदगी में छोटी छोटी खुशियां कितनी जरूरी है।
किसी का साथ, किसी का प्यार, किसी की थोड़ी सी परवाह आपके लिए कितनी जरूरी है, ये मैंने माही से सीखा। वो बहुत समझदार लड़की थी सुजैन। उसने कभी मुझसे कुछ नहीं मांगा सिवाय प्यार के। उसने कभी मुझे ये एहसास नहीं होने दिया कि मैं उम्र में उससे बड़ा हूँ। लेकिन मैं भूल गया था हमारे समाज के उन नियमों को जिनमें बंद कर हमें रहना पड़ता है। माही के पिता से जब सामना हुआ तो पहली बार अपनी उम्र का एहसास हुआ। वो अपनी जगह सही थे। दुनिया का कोई भी पिता ये नहीं देख पाएगा। मैं नहीं चाहता था मेरी वजह से माही अपने माँ बाप की नजरों में गिर जाए, इसलिए उसे बिना बताए मैं वहां से चला आया। वापस आकर मेरा सामना अपने ही परिवार से हुआ। मैंने जो किया उसे परिवार स्वीकार कैसे करता। भाइयों से मिली नफरत और माँ की आंखों में अपने लिए गुस्सा देखकर मेरा हौसला टूट गया। परिवार मुझे छोड़कर जा चुका था। ये शुरुआत थी सुजैन। उसके बाद ना जाने कितने ही लोगों के मुंह से अपने और माही के रिश्ते को गलत सुना, और जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो खुद को कैद कर लिया अपने कमरे में माही की यादों के साथ। एक उसकी यादें ही थी जो मुझे तकलीफ से उबार लेती थी। बहुत सोच विचार के साथ मैंने एक फैसला किया कि एक लड़की जो मुझे कुछ रोज पहले किसी सेमिनार में मिली थी, उससे मैंने एक छोटी सी मदद मांगी। मैं जानता था माही वापस जरूर आएगी। उस वक्त अगर मैं उसे हमारे रिश्ते के बारे में बताता तो वो नहीं समझती, इसलिए उसकी नजरों में खुद को गिराना बेहतर समझा। माही जब फ्लैट पर आई तब वो लड़की मेरे साथ थी, और मैंने जानबूझकर माही को वो सब दिखाया जो मैं किसी और लड़की के साथ करने की सोच भी नहीं सकता। माही ने देखा और वहां से वो चली गई। उस वक्त उसका जाना मेरे लिए बहुत दर्दनाक था, पर मुझे करना पड़ा। मैं नहीं चाहता था ये समाज उस पर उंगली उठाए, लोग उसे नफरत की नजरों से देखें। अपने जीवन के आधे से ज्यादा वक्त मैं गुजार चुका था। बस कुछ साल और बचे थे, लेकिन माही, उसके सामने उसकी पूरी जिंदगी पड़ी थी। मैं नहीं चाहता था वो जिंदगी मुझे जैसे इंसान पर बर्बाद करे। अगर मैं समाज को वजह बताकर दूर जाता तो वो कभी मुझे भूल नहीं पाती। इसलिए मैंने वो सब किया जिससे माही मुझसे नफरत करने लगे और हमेशा हमेशा के लिए मुझसे दूर हो जाए। प्यार करना बहुत आसान होता है सुजैन, पर अपने प्यार को दुनिया की बुरी नजर से बचाए रखना बहुत मुश्किल है। प्यार हमेशा कुर्बानी मांगता है, और मुझे ये कुर्बानी देनी पड़ी ताकि माही खुश रह सके। ऋषभ की आंखों से आंसू बहने लगे। सुजैन अपना चेहरा अपने हाथों में छुपाकर फूट फूट कर रो पड़ी और कहने लगी, इसमें तुम दोनों का कोई दोष नहीं था ऋषभ। तुम दोनों ने सिर्फ प्यार किया था और उसकी सजा तुम्हें एक दूसरे का दिल तोड़ कर मिला। ऐसा क्यों होता है कि ये समाज हमारी खुशियों को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तुम बहुत दर्द से गुजरे थे ऋषभ, और बिना ये जाने मैंने तुम्हें कुछ भी कह दिया। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। माफी मत मांगो सुजैन। मैंने कहा ना, हर इंसान का अपना अपना नजरिया होता है। अपने नजरिए से तुम ठीक थी, माही भी ठीक थी, ये समाज भी, और शायद मैं भी, ऋषभ ने कहा। सुजैन ने अपने आंसू पोंछे और कहा, उसके बाद तुमने माही को ढूंढने की कोशिश नहीं की? माही उस रोज गई तो फिर कभी नहीं आई। कुछ वक्त बाद उसके पिता आए। उन्होंने बताया कि वो बिना बताए हमेशा के लिए कहीं चली गई है। उस वक्त मैं टूट चुका था, सबसे दूर रहने लगा था। सोसाइटी के लोगों ने अपने मन में मेरे लिए एक अलग ही सोच बना ली। सब मुझसे कटे कटे रहने लगे थे, रचना भी। एक शाम तुम्हारी लाई चिट्ठी से पता चला कि माँ नहीं रही तो लगा जैसे सब खो गया। कितने सालों बाद अपने शहर गया, लेकिन भाइयों की नफरत कभी कम नहीं हुई, और आखिर में मैं हमेशा हमेशा के लिए अपना शहर छोड़ आया था। वहां रहकर मैं उनकी आंखों की किरकिरी नहीं बनना चाहता था, लेकिन मेरी किस्मत, यहाँ आने के बाद भी मुझे सबसे नफरत ही मिली। सोसाइटी के लोगों का मानना था मेरे वहां रहने से उनके बच्चों पर गलत असर पड़ेगा, इसलिए मुझसे वो घर छोड़ने को कहा गया। एक दोस्त से मदद मांगने जब मैं उसके घर गया तो दरवाजा उसकी बेटी ने खोला। उसने मुझे अंदर बैठने को कहा, लेकिन मेरा दिल उस वक्त टूट गया जब वही दोस्त अपनी बेटी को मेरे सामने जाने से मना करते हुए डांट रहा था। मैं वहां से निकल गया, ये घर ढूंढा एकांत में, जिससे किसी को मुझसे परेशानी ना हो। मैं सब कुछ अपने पीछे छोड़ आया था, लेकिन माही की यादें मेरे साथ चली आई। उसका एहसास मुझे कभी अकेले नहीं रहने देता। ऋषभ कहते कहते रुक गया। सुजैन उदास आंखों से ऋषभ के चेहरे पर आए भाव को पढ़ने की कोशिश कर रही थी। ऋषभ ने आगे कहना शुरू किया, मरने का फैसला मैंने जज्बातों में आकर नहीं किया है, ना ही जिंदगी से हार कर। यह फैसला मैंने बहुत सोच समझ कर लिया है। वो दर्द जिससे मैंने हमेशा भागने की कोशिश की है, वो दर्द अब मेरे हिस्से में आ चुका, या यूं कहो मेरी आदत बन चुका है। उस दर्द के साथ मैं जिंदगी काट तो सकता हूँ, पर जी नहीं सकता।
क्या है मेरे पास जिंदगी जीने के लिए? माँ छोड़कर चली गई, भाइयों ने पराया कर दिया, दोस्त नजरें चुराने लगे, और और माँ ही नहीं है। कहते हुए ऋषभ की आंखें भर आई। उसने रूंधे हुए गले से आगे कहना शुरू किया, क्या करूंगा मैं ऐसी जिंदगी जीकर जिसमें सिवाय मेरे और कोई नहीं है। उसकी यादों ने मुझे जिंदगी का मोहताज बना दिया है। उसका एहसास मुझे हर वक्त अपने होने का यकीन दिलाता है। एक पल के लिए भी मैं उसके ख्यालों से दूर नहीं होता। एक बड़ी उम्र का आदमी एक कम उम्र की लड़की की ओर आकर्षित होता है, उसके साथ वक्त बिताना चाहता है। इसका एकमात्र मतलब सिर्फ लड़की का जिस्म नहीं होता है, बल्कि बढ़ती उम्र के अकेलेपन के डर से वो उस ओर आकर्षित होता है। माही के लिए मेरी भावनाओं को किसी रिश्ते में नहीं बांधना चाहता था। मैं बस अपनी आखिरी सांस तक उस एहसास को महसूस करना चाहता था। हाँ, ये सच है, मैं उससे बहुत प्यार करता था और आज भी करता हूँ। आज माही मेरे साथ नहीं है, लेकिन मैं कुछ दिन और जीना चाहता हूँ उन एहसासों के साथ जो सिर्फ मेरे थे। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता। आई एम सॉरी कहते हुए सर पीछे कुर्सी से लगा लिया। आंसुओं की बूंदें आंखों से निकलकर गालों पर बह गई। ये सब आज भी उस दर्द से गुजर रहा था। वो सिसकता रहा। उसकी सांसों में भी एक अजीब सा दर्द था जो सुजैन को साफ सुनाई दे रहा था। वो वहीं बैठी नम आंखों से ऋषभ को देखती रही। बारिश रुक चुकी थी, ठंडी हवाएं चल रही थी। सुजैन ने घड़ी देखी जिसमें रात के 3 बज रहे थे। ऋषभ की कहानी सुनते हुए उसे पता ही नहीं चला कब इतना वक्त निकल गया। क्या मैं माही की तस्वीर देख सकती हूँ? सुजैन ने कहा। हाँ, ऋषभ ने अपनी आंखों के किनारे पोंछ कर कहा। वो अपनी जगह से उठा और अंदर चला आया। सुजैन भी उसके पीछे पीछे अंदर आई। ऋषभ ने कमरे में कोने में रखी माही की उस पेंटिंग को उठाया और सुजैन को दिखाते हुए कहा, ये है माही की तस्वीर। सुजैन ने देखा तो एक पल के लिए उसकी आंखें चौंधी आ गई। वह एक टक उस तस्वीर को देखती रही और फिर ऋषभ की ओर देखकर कहा, ये बहुत खूबसूरत है। जानता हूँ, पर इससे भी ज्यादा खूबसूरत उसकी आवाज थी। कहते हुए ऋषभ ने तस्वीर को वापस उसकी जगह रखा और सुजैन से कहा, जानती हो, वो अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल बहुत करती थी और हर बात पर वो टेक इट इजी कहा करती थी। पागल थी वो सच में। उसका मानना था कि किसी को आप कहकर बुलाने से अजनबी महसूस होता है और इसलिए वो मुझे हमेशा तुम कहकर बुलाया करती थी। वो कहती थी, ली, एज इज जस्ट अ नंबर इन लव। वो सही कहती थी ऋषभ, एज इज जस्ट अ नंबर। तुम ही उसकी बात को समझ नहीं पाए। सुजन ने ऋषभ की आंखों में देखते हुए कहा। एक बार फिर ऋषभ की आंखों में नमी तैर गई। उसने बात को टालते हुए कहा, रात बहुत हो चुकी है, मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। डोंट वरी, अहमद से मेरी बात हुई थी, मैंने उसे कहा है मैं सुबह तक आ जाऊंगी। सुजैन ने कहा, ठीक है, फिर मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने का इंतजाम कर देता हूँ। ऋषभ ने कहा, ऋषभ इस वक्त रहने दो। हाँ, तुम चाहो तो एक कप चाय पिला सकती हूँ। सुजैन इस बार हल्का सा मुस्कुराई। तुम बैठो, मैं बनाता हूँ, कहकर ऋषभ वहां से चला गया। सुजैन बाहर बरामदे में आकर खड़ी हो गई। ठंड के कारण उसने अपने दोनों हाथों को कोट की जेबों में डाल दिया। सामने दूर दूर तक कोहरा फैला हुआ था। रूह जमा देने वाली ठंड में भी सुजैन बिना किसी परेशानी के वहां खड़ी ठंडी हवाओं को अपने चेहरे पर महसूस कर रही थी। ऋषभ की आवाज लगाने पर सुजैन अंदर चली आई। दोनों चाय पीने लगे। सुजैन से बात करने के बाद ऋषभ काफी हल्का महसूस कर रहा था। सुजैन ने चाय खत्म कर कप टेबल पर रखा और ऋषभ के मुखातिब होकर कहा, जो हुआ वो सब भूलना तुम्हारे लिए आसान नहीं है शायद, लेकिन मैं चाहती हूँ तुम इस तरह अकेले ना रहो। अकेले रहने से तुम कभी उन यादों से बाहर नहीं निकल पाओगे ऋषभ। ऑफिस में अब भी तुम्हारी जगह खाली है, वो मैंने किसी को नहीं दी है। तुम चाहो तो फिर से नई जिंदगी शुरू कर सकते हो। नहीं सुजैन, एक बार फिर जिंदगी शुरू करने का हौसला मुझ में नहीं है। बाहर की दुनिया का सामना अब मैं नहीं कर पाऊंगा। मैं कुछ यहीं रहना चाहता हूँ। मैं कुछ दिन यहीं रहना चाहता हूँ अपनी यादों के साथ। ऋषभ ने गंभीरता से कहा, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी, पर जब भी तुम्हारा मन हो तुम आ सकते हो। सुजैन ने अपनेपन से कहा। हाँ, ऋषभ ने कहा। ऋषभ एक बात कहूँ, मानोगे? सुजैन ने कहा। हाँ कहो, ऋषभ ने कहा। आज के बाद सुसाइड का ख्याल अपने दिमाग में मत लाना ऋषभ। अगर ऐसा हुआ तो तुम कायर कहलाओगे और तब तुम्हारे एहसासों का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। सुजैन ने कहा। हाँ, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। मैं माही को इमेच्योर कहता था और आज मैं खुद ही बचकानी हरकत करने जा रहा था। ऋषभ ने कहा। खुद को कभी अकेला मत समझना ऋषभ। तुम्हारी एक शुभचिंतक आज भी तुम्हारे साथ है जो जानती है कि तुम गलत नहीं हो। सुजैन ने ऋषभ के हाथ पर अपना हाथ रखकर कहा। ऋषभ ने आंखों ही आंखों में सुजैन का शुक्रिया अदा किया। अगली सुबह सुजैन वहां से निकल गई। दिन बीतते गए और ऋषभ माही की यादों से जुड़ा वहीं रहने लगा। कभी कभी सुजैन आकर उससे मिल जाया करती, पर ऋषभ
वो उस जगह से कभी बाहर ही नहीं निकलता। बढ़ती उम्र के साथ अब वो कमजोर होने लगा था। शरीर पहले से काफी कमजोर हो चुका था। आंखें धंसने लगी थी। ना सोने की वजह से आंखों के नीचे काले घेरों ने जगह बना ली थी। दाढ़ी मूछें भी बढ़ चुकी थी, पर ऋषभ को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो बस हर वक्त माही और उसके साथ बिताए पलों के बारे में सोचता रहता था। दिन, महीने, साल निकल गए, लेकिन माही लौट कर नहीं आई और ना ही ऋषभ उसे भुला पाया। 3 साल बाद ऋषभ एक सुबह टहलने निकला। चाय के बागानों से होते हुए वो आगे बढ़ता जा रहा था। उसकी आंखों के सामने माही के साथ बिताए पल आने लगे। चलते चलते ऋषभ लड़खड़ा कर गिर गया। उसने गर्दन उठाई तो किसी ने उसकी ओर अपना हाथ बढ़ाया। ऋषभ ने गर्दन उठाकर ऊपर देखा तो उसका दिल धड़क उठा। सामने माही खड़ी थी, अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाए। ऋषभ की आंखों में नमी उतर आई। इतने सालों बाद माही उसके सामने खड़ी थी। कुछ नहीं बदला था, वही चेहरा, वही आंखें, बस कपड़े अब थोड़े अलग पहनने लगी थी। ऋषभ खामोशी से माही की ओर देखता रहा तो माही ने कहा, री, अपना हाथ तो मुझे। माही की आवाज ऋषभ के कानों में पड़ी तो उसने महसूस किया कि उसकी आवाज आज भी वैसी ही सर्द है थी। ऋषभ ने अपना कांपता हुआ हाथ माही के हाथों में दे दिया। माही ने जब ऋषभ के हाथ को मजबूती से पकड़ा तो ऋषभ को वही पुराना एहसास हुआ जो कभी माही का हाथ थामकर हुआ करता था। माही ने ऋषभ को उठाया और कहा, यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? चाय के बागानों में। तुम यहाँ? ऋषभ ने सामने से सवाल किया। घर चलकर बात करें, माही ने ऋषभ को घूरते हुए कहा। ऋषभ माही के साथ अपने घर आ गया। माही अंदर आई और एक नजर घर को देखकर कहा, हाँ, नाइस प्लेस, लेकिन तुम यहाँ ऊटी से इतना दूर रहने लगे हो, ऐसा क्यों? लोगों की मौजूदगी अब डराने लगी है, ऋषभ ने कहा। माही ने ऋषभ को देखा, कितना कमजोर हो गया था वो। उसका दिल किया जाकर ऋषभ के गले लग जाए, लेकिन खुद को रोक लिया और कहा, एक गिलास पानी मिलेगा? ऋषभ माही के लिए पानी का गिलास ले आया। माही ने पानी पीकर गिलास रखा और ऋषभ की ओर पलटी तो ऋषभ ने बेचैनी से कहा, तुम यहाँ क्यों आई हो माही? माही ने ऋषभ से बैठने का इशारा किया और खुद उसके सामने पड़ी कुर्सी पर बैठ गई। माही ने ऋषभ की ओर देखा और कहने लगी, सालों पहले जिसे लोगों ने मेरा बचपना और पागलपन समझा था, वो आज भी है। वो प्यार ही था जो मुझे यहाँ खींच लाया री। मेरे घर से तुम्हारे जाने के बाद पापा ने जो शर्त रखी वो मैंने मान ली, लेकिन ना तुम आए ना तुम्हारी कोई खबर। जब तुम नहीं आए तो मैं खुद ऊटी चली आई। जब मैं तुम्हारे फ्लैट पर आई तब तुम्हें जिस हालत में मैंने तुम्हें देखा था, दिल तो किया था उसी वक्त तुम्हारा खून कर दूं। मुस्कुराते हुए, पर अपने ही हाथों अपने प्यार को नुकसान भला कैसे पहुंचा सकती थी? ऋषभ बिना किसी भाव के माही को देख रहा था। माही ने आगे बोलना शुरू किया, कितने बेवकूफ हो ना तुम। तुम्हें लगा माही जो देखेगी उस पर भरोसा कर लेगी? हाउ क्यूट। तुम्हारे साथ रहकर तुम्हें इतना तो जानने लगी थी री। जिस इंसान ने कभी मुझे गलत इरादों से नहीं छुआ, वो किसी लड़की के साथ ऐसे मैं नहीं मान सकती री। पर उस वक्त मेरा वहां से जाना बहुत जरूरी था, वरना वो कैसे होता जो तुमने सोचा था। तुम चाहते थे मैं तुम्हें गलत समझूं और तुम्हारी जिंदगी से चली जाऊं। मैं कुछ वक्त के लिए तुमसे दूर चली गई। उस वक्त तुम्हें कुछ भी समझाना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि तुम समाज के खोखले नियमों में बंधे थे। तुमसे प्यार किया है री, भरोसा भी तो करूंगी ना। तुमने कैसे सोच लिया कि तुम्हारी ये सब करने से मैं तुम्हें भूल जाऊंगी या नफरत करने लगूंगी? मैं तो चली गई, पर क्या तुम खुद को उन एहसासों से दूर कर पाए? क्या भुला पाए मुझे? नहीं, तुम नहीं भुला पाए। वो सब क्योंकि तुम्हें भी मुझसे प्यार था और शायद आज भी है। माही की बात सुनकर ऋषभ की आंखों में आंसू भर आए। उसने अपनी गर्दन झुका ली। माही उसे थोड़ा करीब आई और उसके दोनों हाथों को अपने नाजुक हाथों में थाम कर कहने लगी, मैं तुम्हें लेने आई हूँ री। हम दोनों यहाँ बहुत दूर चले जाएंगे, एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। ये मुमकिन नहीं है माही, ऋषभ ने रूंधे हुए गले से कहा। क्यों? क्यों पॉसिबल नहीं है? क्या अब भी तुम्हें अपनी हदों में रहना है? समाज के लोगों की परवाह करनी है? माही ने गुस्से से कहा। माही, हम उसी समाज का हिस्सा हैं, ऋषभ ने भारी मन से कहा। ओ रियली? तो फिर उस समाज को छोड़कर यहाँ क्या कर रहे हो जंगलों में? टेल मी। री, मेरे जाने के बाद न तुम्हारे परिवार ने तुम्हें अपनाया, न दोस्तों ने, न इस समाज ने। जब उन लोगों ने तुम्हारी परवाह नहीं की तो तुम क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें हक नहीं है खुश रहने का, अपनी जिंदगी जीने का? ये लोग तुमसे तब भी खफा थे
और अब भी रहेंगे। जब वो नहीं बदल रहे तो तुम क्यों खुद को बदलने में लगे हो? तुमने मुझसे प्यार किया है, कोई गुनाह नहीं, और इसकी सफाई देने की जरूरत नहीं है तुम्हें। दैट्स इट। माही ने तड़प कर अपनी जगह से उठते हुए कहा। ऋषभ ने अपनी गर्दन ऊपर उठाई। माही की आंखों में अपने लिए प्यार उसे आज भी दिखाई दे रहा था। वो उठा और माही को गले लगा लिया। 4 सालों का इंतजार आंखों से आंसू बनकर रह गया। माही की आंखों में आंसू आ गए। आखिर वो ऋषभ को समझाने में सफल रही कि उनका प्यार गलत नहीं था। माही ने ऋषभ का हाथ पकड़ा और उसे लेकर वहां से कुछ दूर खड़ी अपनी गाड़ी के पास आई। उसने ऋषभ के लिए दरवाजा खोला और अंदर बैठने को कहा। ऋषभ अंदर बैठ। माही उसके बगल वाली सीट पर आ बैठी और ड्राइवर से चलने को कहा। 3 घंटे के लंबे सफर के बाद माही ऋषभ को लेकर एक जगह पहुंची। गाड़ी से उतरकर माही ने ऋषभ का हाथ पकड़ा और उसे लेकर आगे बढ़ गई। कुछ ही दूरी पर सामने एक छोटा सा लेकिन खूबसूरत घर नजर आया। माही ऋषभ को साथ लेकर चलती रही। ऋषभ ने देखा चारों ओर फूलों की क्यारियां लगी हुई हैं। एक तरफ चाय के बागान है और उसमें से गुजरती पगडंडियां। माही ऋषभ को लेकर घर के सामने आई और कहा, आज से हम यहाँ रहेंगे, साथ साथ। यहाँ सिर्फ तुम, मैं और हमारे एहसास रहेंगे। कोई समाज नहीं होगा, कोई सोसाइटी नहीं होगी। किसी को हमारी उम्र, हमारा स्टेटस बताने की जरूरत नहीं होगा। ऋषभ ने माही की ओर देखा और कहा, तुमने ये सब तुम्हारे लिए किया है री? माही ने ऋषभ को बोलने से पहले ही कहा, मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है माही, उसके बाद भी तुम मेरे लिए ये सब? मैं इन सब के लायक नहीं हूँ। ऋषभ ने उदास होकर कहा, री, मेरा ख्याल रखने वाले इस दुनिया में बहुत लोग हैं, पर तुम्हारा क्या? इसलिए मैं वापस आई हूँ। उम्र के उस दौर में जब तुम्हारी जिस्म में जान नहीं होगी, तब मैं तुम्हारा सहारा बनूंगी, तुम्हारी परवाह करूंगी। ऐसे हालात में अगर मैं तुम्हें छोड़कर जाऊंगी तो मेरा प्यार तो झूठा हुआ ना? माही ने बड़े प्यार से कहा। ऋषभ माही को देखने लगा और कहा, यकीन नहीं होता है तुम्हारी तरह मॉडर्न सोच रखने वाली लड़की ऐसी बातें कर सकती है। इन 4 सालों में यही तो किया है, खुद को तुम्हारे लायक बनाया। जिसे तुम समाज कहते हो उसे बहुत करीब से देखा है मैंने, और समझा भी। तुम अपनी जगह सही थे री। कैसे ये समाज के लोग अपनी बातों और अपने नजरिए से लोगों का जीना दुश्वार कर देते हैं। ऋषभ ने कुछ नहीं कहा, बस माही को गले लगा लिया और कहा, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें समझ नहीं पाया। माही मुस्कुराई और कहा, इट्स ओके री, समझने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है। बहुत दिनों बाद दोनों साथ साथ खुश थे। माही ने अपने हाथों से ऋषभ के लिए खाना बनाया और उसे प्यार से खिलाया भी। दिन भर वो ऋषभ की गोद में सर रखे उसे बीते वक्त की बातें बताती रही। ऋषभ इत्मीनान से उस सर्द आवाज को अपने कानों पर महसूस करता रहा। ऋषभ माही के साथ ही रहने लगा। माही के साथ और उसके प्यार ने ऋषभ के मन में जो हीनता थी उसे मिटा दिया। साथ ही माही की केयर से ऋषभ की तबीयत भी सुधर गई। देखते देखते 1 महीना गुजर गया। एक शाम माही ने ऋषभ को एक जैकेट दिया और पहनकर बाहर आने को कहा। माही ने एक ब्लैक कलर का गाउन पहना हुआ था। आज वो बहुत सुंदर लग रही थी। गेट पर खड़ी वो बार बार घड़ी में समय देख रही थी। कुछ देर बाद ऋषभ आया। ब्लैक जैकेट में वो बहुत ही प्यारा लग रहा था। माही तो बस उसे देखती ही रह गई। ऋषभ उसके पास आया और कहा, हम कहीं जा रहे हैं? हाँ, आज बहुत ही खास दिन है। कहते हुए माही ने ऋषभ का हाथ पकड़ा और उसे लेकर गाड़ी की ओर बढ़ गई। कुछ घंटों बाद गाड़ी एक जगह आकर रुकी। ऋषभ माही के साथ गाड़ी से उतरा। ऋषभ ने देखा वो एक बड़ा स्टूडियो था जहाँ फंक्शंस होते हैं। माही उसे पीछे के दरवाजे से अंदर लेकर आई। मेकअप रूम में आकर उसने एक लड़की से कहा, सीना, सभी तैयारी हो गई? यस मैम। कुछ देर बाद हमारी मॉडल्स की एंट्री है, सीना ने कहा। माही ऋषभ की ओर पलटी और कहा, री, टुडे इज माई फर्स्ट शो, विश मी बेस्ट ऑफ लक। बेस्ट ऑफ लक माही। ऋषभ ने माही के चेहरे को थाम कर कहा। मैम चले? सीना ने माही को एक चीनी जैकेट पहनाते हुए कहा। री, कुछ देर के लिए तुम यहीं रुकोगे? माही ने ऋषभ से कहा। श्योर। ऋषभ पास रखे सोफे पर बैठ गया और वहां पड़ी मैगजीन उठाकर पढ़ने लगा। माही सीना के साथ बाहर निकल गई। दरवाजे के उस पार रैंप शो हो रहा था। माही की बनाई डिजाइन पहनकर मॉडल्स ने जब वॉक की तो हाल तालियों से गूंज उठा। माही का दिल तेजी से धड़क रहा था, कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए, लेकिन सब सही हुआ। माही ने डिजाइन्स को बेस्ट डिजाइन के लिए सिलेक्ट किया गया था। माही खुशी से उछल पड़ी। उसे स्टेज पर बुलाया गया।
माही का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने कांपते हाथों से माइक पकड़ा और कहने लगी, थैंक यू एवरीवन, आज मैं बहुत खुश हूँ। आपने तो जो डिजाइन्स देखे वो सभी अपने आप में बेस्ट होंगी, पर आज की सबसे बेस्ट डिजाइन मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट करना चाहूंगी। कहकर माही अंदर गई। कुछ देर बाद जब माही बाहर आई तो उसके साथ ऋषभ था। ऋषभ को देखते ही सभी हैरानी में पड़ गए। सामने बैठी ऑडियंस में आहूजा जी, शर्मा जी, अग्रवाल जी, उनकी पत्नियां, ऋषभ के दोनों भाई और उनकी पत्नियां रचना, श्रेयस, अलका जी और माही के मम्मी पापा शामिल थे। माही ने इन्हें जानबूझकर इनविटेशन दिलवाया था। जब इन लोगों ने ऋषभ और माही को साथ देखा तो सब के सब भौचक्के के रह गए। माही ऋषभ का हाथ पकड़कर उसे लेकर माइक के सामने आई और कहने लगी, गुड इवनिंग गाइस। जैसा कि मैंने कहा, मेरी बनाई बेस्ट डिजाइन तो वो ये जैकेट है जो मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है, किसी के एहसासों को लेकर। आपके सामने खड़ा ये शख्स ऋषभ बहाल उर्फ री ही इस जैकेट के बनाए जाने की वजह है। हाल तालियों से गूंज उठा। ऋषभ ने माही की ओर देखकर कहा, ये सब क्या है माही? माही मुस्कुराई और कहा, दुनिया के सामने तुम्हें अपना रही हूँ री। ऋषभ का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे लगा ना जाने माही अब क्या करने वाली है। माही ने माइक एक बार फिर अपने हाथ में ले लिया और कहने लगी, आज इस खुशी के मौके पर मैं आप सब लोगों से एक बात शेयर करना चाहती हूँ। बहुत जल्द मैं शादी करने जा रही हूँ री के साथ। ऋषभ की ओर पलट कर कहती है। ऋषभ फटी आंखों से बस माही को देखता रहता है। हाल में एकदम से शांति छा जाती है और लोग आपस में कानाफूसी करने लगते हैं। माही उन्हें शांत करते हुए कहती है, क्या हुआ? कुछ गलत कहा मैंने? अच्छा, आप लोग सोच रहे हो कहाँ री और कहाँ मैं, कम उम्र की लड़की, मामला कुछ जमा नहीं ना? बट आई डोंट केयर कि आप लोग क्या सोचते हैं। मैं इनसे प्यार करती हूँ और बहुत जल्दी इनसे शादी करने वाली हूँ। पर जब ये खुशी मैंने आपके साथ बांटने की कोशिश की तो आप सबको बुरा लग गया है ना? लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा? जब एक छोटी लड़की को दहेज से बचने के लिए एक 50 साल के आदमी के साथ भी ब्याह दिया जाता है, तब कहाँ जाते हैं ये लोग? किस बिल में छुप जाते हैं? या इन्हें दिखाई नहीं देता है समाज क्या कहेगा? प्यार करना क्या गलत है? इसके लिए कोई उम्र, कोई रंग, कोई जात पात नहीं बना है। फिर भी इनके नाम पर दो प्यार करने वालों को अलग कर दिया जाता है, मार दिया जाता है उनके एहसासों को, रोन दिया जाता है उनकी ख्वाहिशों को, समाज नाम के पैरों तले। और फिर वही प्यार किसी कोने में पड़ा आखिरी सांस ले रहा होता है। आखिर ऐसा क्यों है हमारा समाज? क्यों दो लोगों के जज्बातों को उम्र के तराजू में तौला जाता है? 20 साल का हो या 50 का, भावनाएं तो सब में होती हैं ना। एक 20 साल के लड़के का दिल टूटे तब भी दर्द होता है और एक 50 साल के आदमी को भी उतना ही दर्द होता है। पर यह समाज उसे नहीं समझता है। देश में आए दिन रेप होते हैं, किडनैपिंग होती है, बम ब्लास्ट होते हैं, धर्म के नाम पर लोगों को मारा पीटा जाता है, औरतों के साथ गलत व्यवहार होता है, बुजुर्गों को घर से निकाल देते हैं। वो सब छोड़कर हमारा समाज देखता भी है तो क्या उन दो लोगों को जिन्हें एक दूसरे से प्यार होता है और फिर अपनी पूरी ताकत लगाकर उन दो लोगों को या तो अलग कर देंगे या फिर उनका जीना हराम कर देंगे? क्या मिल जाएगा ऐसा करके? किसी को ताने मारना, उसे नीचे दिखाना, उसे सबकी नजरों में गुनहगार बना देना सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने अपने से कम उम्र की लड़की से प्यार कर लिया। महान सोच है ऐसे लोगों की जो खुद भले कितना भी गिर जाएं लेकिन सामने वाले को खुश रहने नहीं देंगे। आज मैं आप सबके सामने, समाज के सामने, अपने परिवार के सामने ये कहती हूँ कि हाँ, मैं ऋषभ से प्यार करती हूँ और दुनिया की कोई भी ताकत मुझे उससे अलग नहीं कर सकती। जब वो मेरे साथ नहीं होंगे तब भी मुझे प्यार होगा उनके एहसास से। एहसासों पर किसी का जोर नहीं है, ये कभी भी बदल सकते हैं और समाज के खोखले नियम इन एहसास को दबा सकते हैं लेकिन खत्म नहीं कर सकते हैं। एज इज जस्ट अ नंबर इन लव। मैं नहीं मानती किसी नियम को, मैं बस एक ही नियम जानती हूँ, वो है प्यार। अगर किसी से है तो छुपाओ मत, दबाओ मत, उसे पनपने दो। वो आपकी जिंदगी को बेहतर और सिर्फ बेहतर बनाएगा। माही की सांसें फूलने लगी थी। वो कुछ देर के लिए रुकी और फिर कहा, आप लोग हमारे रिश्ते को स्वीकार करें ना करें मुझे फर्क नहीं पड़ता है। मैंने प्यार किया है, कोई गलती नहीं की है और इसके लिए कानून में कोई सजा भी नहीं बनी है। थैंक यू।
भीड़ खामोश बैठी थी, लेकिन रचना उठी। उसने माही के लिए तालियां बजाईं, जिसे माही देखकर मुस्कुरा दी। उसने एक नजर आगे बैठे सभी लोगों पर डाली और कहा, वैसे लोगों को मुझ पर गॉसिप करने की आदत है, पर आज किस बात पर करेंगे? जस्ट अ मिनट, अभी रीजन दे देती हूँ। कहकर माही ऋषभ के सामने आई और ऋषभ के चेहरे को अपने हाथों में लेकर उसके होठों को चूम लिया। समाज, परिवार, दोस्त सब मुंह फाड़े माही को देखते रह गए। प्यार जीत चुका था। भीड़ में मौजूद यूथ ने माही और ऋषभ के लिए तालियां बजा दी, जिसे सुनने के बाद आहूजा, शर्मा और अग्रवाल परिवार का वहां बैठना मुश्किल हो गया। माही ने मजबूती से ऋषभ का हाथ पकड़ा और भीड़ के बीचों बीच से अपनी ट्रॉफी के साथ निकल गई। ये उन लोगों के मुंह पर तमाचा था जिन्होंने उनकी भावनाओं को गलत समझा था। कुछ दिन बाद माही ने ऋषभ से कोर्ट में शादी कर ली। शादी वाली शाम बागानों के सामने बने घर के बरामदे में बैठे ऋषभ और माही चाय पीते हुए कोहरे को देख रहे थे। माही ने अपना सर ऋषभ के कंधे पर टिका दिया और कहा, अगर मैं वापस नहीं आती तो तुम कभी मुझे ढूंढने की कोशिश नहीं करते नारी? तुम्हें ढूंढने कहाँ जाऊंगा माही? खुद में बसे इंसान को भी भला कभी ढूंढने की जरूरत पड़ती है? ऋषभ ने माही के बालों को सहलाते हुए कहा। माही मुस्कुरा दी। आखिरकार उसने समाज के खोखले नियम को अपने प्यार से मात दे दी थी। उसने अपनी आंखें मूंद ली। ऋषभ ने भी आंखें मूंद कर अपना सर माही के सर से लगा लिया। आंखें मूंदे हुए ऋषभ ने माही से कहा, तुमने कैसे पता लगा लिया ये इश्क ही था माही? माही ने अपने हाथ को ऋषभ के हाथ में कसते हुए सर्द आवाज में कहा, बढ़ती उम्र में इश्क हो तो समझ जाना चाहिए, जिंदगी फिर से मुस्कुराना चाहती है। चाय के बागानों से आती खुशबू उनके चारों ओर महक रही थी और उसी में महक रहा था उनका प्यार। आप लोगों का माही और ऋषभ का प्यार कैसा लगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।